जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्लीट इंडियन पॉलिटी पॉलिटी श्रृंखला के तहत जो है हम लोग पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने भाग 3 के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे थे। यानी कि भाग 3 में जो है हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को संक्षिप्त रूप से कवर किया था। उसके उपरांत जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिससे विशेष तथ्य जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन विशेष तथ्य को जो है हम लोग विस्तृत तरीके से वर्णन कर रहे थे। और उसी कड़ी में जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में आर्टिकल 19 की बात करें तो 19 तक के अनुच्छेद को जो है हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ा और उससे संबंधित विशेष तथ्यों को हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं इसके अगले कड़ी में। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 20 से लेकर आगे तक के अनुच्छेद को, यानी कि मूल अधिकार से संबंधित, जो कि भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जितने भी अनुच्छेद है ये मूल अधिकार से संबंधित है। तो इसमें जो है आर्टिकल 20 के बारे में जो है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आर्टिकल 20 में जो है फ्रेंड्स दिया गया है, आर्टिकल 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण दिया गया है। तो अपराधों के संबंध में जो है दोष सिद्धि से जो संरक्षण दिया गया है वो 3 तरह के संरक्षण की इसमें बात कही जाती है। और उसके बाद सबसे पहले संरक्षण की बात करें तो ये जो है आर्टिकल 20 के 1 है, यानी कि आर्टिकल 20 का जो है क्लॉज 1 है। आर्टिकल 20 का ये क्लॉज 1 है और इसमें कहा गया है कि भूत लक्षित दंडित विधियों से संरक्षण, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी कानून को जो है अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है और उस समय कानून अगर प्रभावी हो और वो केस जो है बाद में होता है, तो वो जो उसके ऊपर जो केस बनेंगे वो जो है पिछले जो कानून प्रवृत्त था उस समय से जो है वह लागू होगा। उसके बाद बात करें कि एक और बात करें कि हो सकता है ऐसा भी कि कहीं किसी व्यक्ति ने जो है गलती उस समय किया हो लेकिन केस उसके अभी फाइल किए गए हों, लेकिन वो कानून जो है उस समय प्रवृत्त ना रहा हो, यानी कि उस समय जो कानून लागू नहीं था। तो इन आर्टिकल 20(1) के तहत जो है उन व्यक्ति को इससे जो है संरक्षण प्राप्त होता है। तो यह जो है आपराधिक कृत्य से, यानी कि क्रिमिनल से संबंधित है, आपराधिक कृत्य से संबंधित है। और इसके अंतर्गत जो है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने जो है ऐसा कोई कार्य करते समय किसी जो है लागू कोई कानून विधि प्रवृत्त था, लागू था, उस विधि का जो है अतिक्रमण नहीं किया है, तब तक उसको जो है उसका दोषी नहीं माना जाएगा। तो ये बात जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 20(1) में दी गई है। और आर्टिकल 20(2) की बात करें तो आर्टिकल 20(2) में जो है फ्रेंड्स दोहरे दंड से संरक्षण की बात कही गई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए जो है एक बार से अधिक बार जो है अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार से जो है अधिक जो है अभियोजित या दंडित, यानी कि दोबारा जो है उसको एक ही अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद जो है यह निषेध जो है ये केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, जबकि विभागीय और प्रशासनिक दंड, इस प्रकार के दंड जो है दोबारा दिए जा सकते हैं किसी गलती के लिए। जबकि न्यायिक दंड की बात करें, जो अदालत से फैसला होकर आती है, उस दंड की बात करें तो वो दंड जो है केवल किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार मिलेगा। उसके बाद बात करें आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 की, तो आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में जो संरक्षण की बात कही जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अपने ही विरुद्ध जो है गवाही देने से इसमें संरक्षण की बात कही जा रही है, कि अपने ही विरुद्ध जो है अपने ही विरुद्ध जो है गवाही से संरक्षण देने की बात कही जा रही है। तो किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस बात की जो है चर्चा आर्टिकल 20(3) में जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में की गई है। तो ये जो बात था ये आर्टिकल 20 के बाद था। और आर्टिकल 20 में जो है किसी अपराध के लिए जो है दोष सिद्धि से संरक्षण जो है, इसमें 3 प्रकार के संरक्षण की बात कही गई है, जिसकी चर्चा जो है हमने आपके साथ की। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आर्टिकल 21 की ओर, यानी कि 21 की ओर। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 21 यानी कि 21 ये कह रहा है, अनुच्छेद 21 जो है इसमें जो है प्राण और दैहिक दंड से स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी कि यह जीवन के अधिकार से संबंधित है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से जो है विधि द्वारा, यानी कि केवल और केवल विधि द्वारा, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा जो है नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि ब्रिटेन से ली गई है और यथोचित विधि प्रक्रिया ये जो है अमेरिका से ली गई है, ये दोनों बात जो है इसमें शामिल है। तो कृपया सिर्फ जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही जो है किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन के अधिकार को उसमें वंचित किया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उस सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में जो है आजीविका का अधिकार, उसके बाद बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण का अधिकार, तो पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण का अधिकार ये, और उसके बाद निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, ये सभी जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। शिक्षा पाने का अधिकार, शयन का अधिकार, भोजन का अधिकार, उस शयन का अधिकार, भोजन का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। और उसके बाद बात करें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 जो आर्टिकल है, जो 20 में जो है किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण की बात की गई है और 21 में जो है जीवन के अधिकार की बात की गई है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 व 21 को जो है आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 359 के अधीन जो मूल राइट निलंबित होते हैं तो उसमें जो है 44वें 78 द्वारा यह प्रोविज़न किया गया कि 20 और 21 को जो है 359 के अधीन जो है निलंबन इसका नहीं किया जाएगा। 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा जो है इसको 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो ये बात हो रही थी फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। तो अनुच्छेद 22 में जो है फ्रेंड्स इसमें कहा गया है गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, यानी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, कुछ ऐसे दशा होते हैं, उस सिचुएशन में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात जो है आर्टिकल 22 में कही गई है। और इस अनुच्छेद के तहत जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। और वस्तुतः जो है गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट की बात करें या निरोध यानी कि डिटेंशन, ये दो प्रकार के होते हैं। गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट और निरोध यानी कि डिटेंशन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक दंडात्मक निरोध और दूसरा होता है निवारक निरोध। तो जब किसी व्यक्ति को जो है निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के विधि के अधीन जो है गिरफ्तार किया जाता है, तो सरकार ऐसे व्यक्ति को जो है केवल जो है 3 माह तक जो है निरुद्ध रख सकती है, केवल 3 माह तक जो है अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। और एक सलाहकार बोर्ड होता है जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इसकी अनुमति से जो है इस अवधि को, इस सलाहकार बोर्ड की अनुमति से, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल है, इससे जो है यह 3 माह से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात हो रही है उसके बारे में जो व्यक्ति निवारक निरोध के अनुसार जो है गिरफ्तार होते हैं। इस प्रकार जो है निरुद्ध व्यक्ति यथाशीघ्र निरोध के आधार पर जो है संसूचित किए जाएंगे। यानी इसका मतलब हो गया कि ये जो व्यक्ति जो गिरफ्तार होंगे निवारक निरोध के अंतर्गत, तो ये व्यक्ति जो है यथाशीघ्र जो है उसको उसकी संसूचित यानी कि सूचना दी जाएगी। उसके बाद जो है निरुद्ध व्यक्ति को जो है निरोध के आदेश के विरुद्ध जो है अभ्यावेदन करने के लिए जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है इनको अवसर दिया जाता है आदेश के विरुद्ध जो है अभ्यावेदन करने के लिए। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो संसद को जो है पार्लियामेंट को यह शक्ति है कि वह जो है निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी, इसको जो है वह संसद जो है इसके लिए नियम बनाने के लिए जो है संसद को जो है पावर है। उसके बाद अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने जो है निवारक निरोध से संबंधित जो है कई कानून बनाए हैं। जिसमें बात करें तो मीसा एक्ट जो है उसी के तहत है, टाडा एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये सब जो है निवारक निरोध के यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है संसद द्वारा बनाया गया कानून है। उसके बाद बात करें मित्रों दंडात्मक निरोध की यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन की, तो समान दंड विधान के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के पास जो है गिरफ्तारी का अगर इसके तहत जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है गिरफ्तारी का कारण जानने, उसकी अपनी रुचि का वकील करने और 24 घंटा में जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत होने का अधिकार उसके पास होता है। और ये अधिकार जो है शत्रु देश के व्यक्तियों और निवारक निरोध अधिनियम के अंदर, यानी कि इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो ये अधिकार इसको प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति जो है दंडात्मक निरोध यानी कि नॉर्मल किसी
दंड के अधीन अगर गिरफ्तार किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन गिरफ्तार नहीं किए जाते, दंड के अधीन गिरफ्तार किए जाते हैं, सामान्य दंड विधान के अधीन, तो आईपीसी के अधीन जितने भी लोग गिरफ्तार किए जाएंगे तो उनको जो है अपने गिरफ्तारी का कारण जानने, रुचि का वकील करने और 24 घंटा मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत होने का अधिकार होता है। और ये अधिकार जो है निवारक निरोध वाले को प्राप्त नहीं होता है और शत्रु देश के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है। तो ये बात थी फ्रेंड्स अनुच्छेद 22 की। और अनुच्छेद 22 में जो है फ्रेंड्स बताया गया है कि कुछ दशाओं में कैसे जो है गिरफ्तारी और निरोध से जो है संरक्षण दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना कि निवारक निरोध की जो है ये अवधि जो कि अभी तक 3 माह है, और फिर जो है कैसे क्या कहते हैं उसके लिए जो है 3 माह अवधि होती है, और फिर जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश वाली जो बोर्ड होती है वो उसको बढ़ा सकती है। लेकिन इस पर जो है पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को है, यानी कि संसद को है, जिससे संसद ने जो है समय समय पर कानून भी बनाया है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट यानी कि मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट, उसके बाद टाडा की बात करें, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करें, तो ये सब जो है संसद ने अनुच्छेद 22 के प्रयोग करके ही बनाया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे थे वही जो सामान्य विधान के अंदर जो लोग गिरफ्तार होते हैं तो वो जो है उनको कारण जानने, वकील रखने और 24 घंटा में जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत होने का जो है अधिकार होता है। और यह जो है शत्रु और निवारक निरोध वाले पर लागू नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात थी अनुच्छेद 22 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 में जो है मानव व्यापार पर जो है दुर्व्यापार की बात की गई, मानव दुर्व्यापार की बात की गई। तो इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार में जो है मनुष्य का क्रय विक्रय, महिलाओं और बच्चों का जो है मनुष्य का क्रय विक्रय, महिलाओं और बच्चों का जो है अनैतिक दुर्व्यापार, उसके बाद वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, ये सब जो है मानव दुर्व्यापार में शामिल है। वेश्यावृत्ति, अनैतिक क्रय विक्रय, ये सब जो है मानव दुर्व्यापार में शामिल है। तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 में बात करें फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि इसके तहत जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर जो है इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन पर वैसे बालक जो कि 14 वर्ष से कम के नहीं होने चाहिए, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य खान में जो है काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या अन्य परिसंकट में जो है संकटमय वाली स्थिति में भी जो उसका नियोजन नहीं किया जाएगा। उसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम जो है 1986 जो है इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है, जो कि अनुच्छेद 24 के तहत जो है बना हुआ कानून है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 25 की, यानी आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 में जो है फ्रेंड्स इसमें जो है सभी को अंतःकरण की ओर और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की जो है स्वतंत्रता है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 25 में जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जो है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण और प्रचार करने की जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो अगला जो है हमारा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है आर्टिकल 26। और आर्टिकल 26 जो है ये धार्मिक कार्य प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। धार्मिक कार्य प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात कर रहा है आर्टिकल 26। और इसमें जो है कहा जा रहा है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को धार्मिक कार्यों को करने की जो है स्वतंत्रता है। और वह स्वतंत्रता किस हद तक है? तो वह स्वतंत्रता जो है वो उस हद तक है जिस हद तक जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य जो है बना रहे। तो उस हद तक जो है यह स्वतंत्रता जो है दिया गया है नागरिकों को। धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई, धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात कही गई। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद आर्टिकल 27। और अनुच्छेद 27 में जो है टैक्स बाध्य नहीं है, ये बात जो है कही गई है, यानी कि विशिष्ट धर्म की दृष्टि या पोषण हो रही है तो उसमें जो है टैक्स बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 27 में जो है कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जो है ऐसे टैक्स को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी विशिष्ट धर्म की दृष्टि या पोषण में जो है व्यय किया जाना है, और वो जो व्यय होंगे उस पर जो है टैक्स देने के लिए उस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये बात जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 27 में है।
चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर और अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स आर्टिकल 28। और आर्टिकल 28 ये कह रहा है कि राज्य निधि या धार्मिक शिक्षा नहीं, यानी कि न्यास अधीन या धार्मिक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 28 ये कह रहा है कि राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थाओं में कि राज्य का जो पैसा लगा है तो राज्य के निधि से जो शिक्षा संस्था है, सरकारी स्कूल है, तो राज्य निधि से जो है पोषित शिक्षण संस्थाओं में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किंतु ऐसी कोई बात उन शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनकी स्थापना जो किसी न्यास या धार्मिक शिक्षा के देने के उद्देश्य से की गई है। तो ये बात जो है न्यास के अधीन है, उन पर लागू नहीं होगी। उसके बाद धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से खोली गई है, उस पर भी लागू नहीं होगी। लेकिन ये बात जो है इस पर लागू होती है कि राज्य निधि में, यानी कि जो राज्य निधि से पोषित धार्मिक शिक्षण जो राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर और अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स आर्टिकल 29। और अगला अनुच्छेद ये 29 नंबर अनुच्छेद ये करा है, इसमें अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी की बात कही गई है, उसके विशेष भाषा लिपि के संरक्षण की बात कही गई। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो विशेष भाषा और लिपि के संरक्षण की बात जो है आर्टिकल 29 में की गई है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 30 में, तो आर्टिकल 30 में जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का जो है अधिकार दिया गया है नागरिकों को। शिक्षा संस्थाओं के अपने अपने स्तर से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 31 की बात करें तो इसमें जो है संपत्ति का अधिकार था, जो कि समाप्त करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको जो है संविधान के भाग 12 में जो है आर्टिकल 300 क में जो है शामिल कर दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो 31वें अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है फ्रेंड्स, अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 32। और यह काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि इसी अनुच्छेद द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों की रक्षा करती है और इसी अनुच्छेद के माध्यम से जो है रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और इसी अनुच्छेद को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी जो है बात ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को जो है हृदय या संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है मूल अधिकार जो हमको जितने भी मिले हैं उसको जो है प्रवर्तन के लिए, यानी कि ये जो ऐसा अधिकार है ये प्रत्याभूत है, यानी कि गारंटेड अधिकार है, ये गारंटी प्रदान करता है मूल अधिकार की और उसके उपचार के लिए जो है यह अनुच्छेद बनाया गया है। तो इसमें जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है एक प्रत्याभूत यानी कि गारंटेड उपचार प्रदान करता है यह, और यह उपचार का अधिकार भी जो है एक मूल अधिकार है, क्योंकि यह भाग जो है 3 में सम्मिलित है। और सुप्रीम कोर्ट को जो है मूल अधिकारों का संरक्षण और प्रत्याभूति दाता जो है बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होगी वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी बात जो है ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। उसके बाद संविधान ने मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए यानी कि उसे लागू कराने के लिए जो है रीट जारी करने की शक्ति जो है दी है उच्चतम न्यायालय को। और उच्चतम न्यायालय जो है इसी आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रीट जारी करते हैं। तो संविधान ने जो है मूल अधिकारों के लागू कराने के लिए, प्रवर्तन के लिए जो है रीट जारी करने का अधिकार की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दी है, और जिनका विवरण जो है निम्नलिखित है। और ये जो है 5 प्रकार के रीट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, उसे लागू कराने के लिए जारी किए जाते हैं। और ये जो है 5 जो है बिल्कुल कहने का मतलब है कि ये 5 प्रकार के जो रीट हैं, ये रीट जो है, ये सबसे पहले रीट की बात करें तो सबसे पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैवीज कार्पस। और दूसरे रीट की बात करें तो इसका नाम है परमादेश यानी कि मैंडेमस। और तीसरे जो है रीट की बात करें तो तीसरे रीट का नाम है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। और चौथे रीट की बात करें तो इसका नाम है उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरेरी। और अगले लास्ट ये अंतिम रीट की बात करें तो इसका नाम है अधिकार परीक्षा यानी कि क्वे वारंटो, इसका नाम है क्वे वारंटो जो है इसका नाम है। तो ये बात जो है, ये जो है टोटल 5 रीट है जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इन सभी जो रीट हैं इसमें
किस रीट में जो है किस प्रकार का प्रावधान है। तो बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की यानी कि हैविस कॉर्पस की, तो यह रीट जो है एक आदेश के रूप में होता है। कैसा होता है? आदेश के रूप में होता है, और जिसमें जो है उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है उसको आदेश दिया जाता है कि वह उसे जो है न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित करेगा, पेश करेगा। यह बात जो है वह बताया जाता है। उसके बाद जिससे जो है न्यायालय, वह जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, तो इससे जो है न्यायालय यह जान सकेगा कि उसको निरुद्ध क्यों किया गया है, और यदि बंदी रखने का जो है विधित औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर देगा न्यायालय, नहीं तो उसे जो है बंदी रखेगा। तो यह रीट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जो है यह रीट जारी की जाती है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल में भी जो है यह रीट निलंबित नहीं होती। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली जो रीट है वह जो है आपातकाल में भी जो है निलंबित नहीं होती। तो ये बात ध्यान रखना है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है अर्थ होता है वो आदेश होता है जो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो जिसने जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो, तो उसे जो है न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जो है इसे जारी किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि इन्हें जो गिरफ्तार किया गया है वो विधि के अधीन रहते हुए गिरफ्तार किया गया है कि नहीं। तो ये बात हो रही थी बंदी प्रत्यक्षीकरण की। और अगले रीट की बात करें तो अगला रीट जो है फ्रेंड्स उसका नाम है परमादेश। और परमादेश का जो इंग्लिश होता है, इसका इंग्लिश होता है मैंडमन्स। और इसकी अर्थ की बात करें तो परमादेश का जो है शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये परमादेश का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। और यह जो है उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है, और यह जिस लोक प्राधिकारी को जो है संबोधित होता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो है उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे जिसे करने से उसने इनकार कर दिया। यानी कि ऐसे लोगों को ये लोक प्राधिकारी को जारी किया जाता है जिन्होंने जो है उनका काम है, लेकिन जिसने जो है उसे करने से इनकार कर दिया है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करती है, यानी मैंडमस जारी करती है, और कहती है उस लोक प्राधिकारी को कि वह जो है उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे जिसे करने से जो है उसने इनकार किया है और जो किसी अन्य पर्याप्त विधिक उपचार के बिना नहीं कराया जा सकता। तो उस लोक प्राधिकारी को जो है यह परमादेश यानी कि मैंडमस जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है दूसरे रीट की बात कर रहे थे। हम लोग तीसरे रीट की बात करें तो तीसरा जो रीट है यह है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन की बात करें फ्रेंड्स तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, यानी कि प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। और इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को, अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक इकाई को जो है ये जारी किया जाता है। और ये तब जारी किया जाता है कि अपने अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर कार्य करने से जो है रोकने के लिए जो है ये अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक इकाई को जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा, कि वो जो है यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर यदि अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक न्यायालय कार्य कर रहे हों तो उससे जो है उसे रोकने के लिए जो है ये प्रतिषेध जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है तीसरे रीट की बात। चौथे रीट की बात करें तो चौथा रीट का नाम है उत्प्रेषण। और इसका जो अंग्रेजी होता है वो सर्टिओरेडी होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और इसे जो है किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, वरिष्ठ यानी कि ऊंचे न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय को, यानी कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकाय को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है, शंका होता है कि न्यायालय ने अपने अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, तब जो है इसको जो है जारी किया जाता है। उसके बाद बात करें तो फ्रेंड्स अगला जो है ये अगला जो रीट है इसका नाम है अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा का जो अंग्रेजी होता है क्यो वारंटो जो है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। उसके बाद बात करें तो अधिकार परीक्षा जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यह किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इसका जो है हिंदी अर्थ होता है। और इसे जो है न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के जो है सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे के जाँच के लिए जारी किया जाता है, अतः वह किसी व्यक्ति द्वारा जो है लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकता है। और इसे मंत्रित्व कार्यालय
या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता। इसे जो है किसी भी मंत्रित कार्यालय या निजी कार्यालय के जो है अधिकार परीक्षा को जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो ये कुछ बातें थी रीट से संबंधित, जो कि आर्टिकल 32 में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, और इसमें जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया हुआ है, जिसके तहत जो है हमको जो है संवैधानिक जितने भी राइट्स मिले हुए हैं उसका जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि आर्टिकल 226 के तहत जो है मूल अधिकार पर जो है उपचार हम लोग संवैधानिक उपचार पा सकते हैं। तो ये बात जो है ये रीट से संबंधित है। 5 प्रकार के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रीट जारी करती है तो उस रीट जारी करने में अंतर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये जो है रीट केवल फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही जो है ये 5 टाइप का रीट जारी करती है। और उसके बाद ये जो है हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी जो है यह 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। फिर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय जो है रीट जारी करने हेतु बाध्य है। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोविज़न है कि अगर मांग जो है उचित है तो पीड़ित व्यक्ति का अगर मांग उचित है तो सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करने हेतु बाध्य है, जबकि हाई कोर्ट जो है रीट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। और यह जो है अगर चाहे तो अन्य उपाय जो है पीड़ित को सुझा सकता है, तो अन्य उपचार भी सुझा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के विरुद्ध जो है उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जो है उत्प्रेषण रीट जारी करने की ऐसी जो है इनको कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करते हैं उस रीट में महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये जो है एग्जाम के लिहाज से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात की जाए तो आर्टिकल 32 के क्लॉज 4 में जो है फ्रेंड्स कहा गया है, आर्टिकल 32 के क्लॉज 4 में फ्रेंड्स कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपात उद्घोषणा यानी कि नेशनल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के दौरान जो है राष्ट्रपति 359 यानी कि आर्टिकल 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को यानी कि अनुच्छेद 32 में जो अधिकार है उसको जो है निलंबित कर सकता है। तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो 359 के अधीन रहते हुए जो है राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह जो है अनुच्छेद 32 में मिले अधिकार को भी निलंबित कर सकती है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से संबंधित सभी पहलुओं को डिस्कस किया, और जिसमें जो 32 तक के हमने अनुच्छेद को जो है काफ़ी विस्तृत रूप में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। 33 में जो है सशस्त्र बल, पारामिलिट्री फोर्स, पुलिस, खुफिया एजेंसी एवं अन्य मौलिक अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति दी गई है आर्टिकल 33 में। और आर्टिकल 34 में बात करें मित्रों तो 34 में कहा गया है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का जो है निर्बंधन ये संसद को है। तो ये जो है आर्टिकल 34 में है। उसके बाद आर्टिकल 35 में बात करें फ्रेंड्स तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए जो है विधान आर्टिकल 35 में दिए गए हैं। तो ये जो है मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मूल अधिकार जो विषय है, चैप्टर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर नागरिक को इस अधिकार से अवगत जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भारत में रहता है तो नागरिक होने के नाते उन्हें अपने अधिकारों से जो है अवगत जरूर होना चाहिए। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे, भाग 4 में प्रवेश करेंगे। और भाग 4 में जो है राज्य के निजी निर्देशक तत्व विषय शामिल है, यानी कि DPSP यानी उसका मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में शामिल है, जिसमें अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक यानी कि 36 to 51 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है, जिसमें विषय
विषय जो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये जो है अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अब के लिए इतना ही, धन्यवाद।